नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में एक पुरानी कहावत है, शतरंज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो नहीं होता जो हर चाल पर हमला करे, बल्कि वो होता है जो अपने दोनों विरोधियों को एक दूसरे से लड़वा दे और जब दोनों थक जाएं तब बिना तलवार उठाए पूरी बाजी अपने नाम कर ले। आज भारत की राजनीति बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ देश के क्षेत्रीय दल है और तीसरी तरफ कांग्रेस। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे देश की नजर केवल भाजपा और उसके विरोधियों की लड़ाई पर है। कोई यह देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ आखिर किसे मिलने वाला है। भाजपा। क्योंकि पिछले एक दशक में भाजपा ने जिस तरह से अपना विस्तार किया है, जिस तरह कई राज्यों में संगठन खड़ा किया है, जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र खुद को बना लिया है, उसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि सबसे मजबूत स्थिति में भाजपा ही है। लेकिन अगर राजनीति को केवल आज के चुनाव से नहीं बल्कि अगले 5-10 साल की शतरंज समझकर देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं उससे बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, बहुत लोग नाराज भी होंगे, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद शायद आपको भी लगे कि इसमें दम है। मेरा मानना है कि इस समय देश की राजनीति में सबसे ज्यादा खुश अगर कोई पार्टी है तो वह भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस है। जी हां, वही कांग्रेस जिसके बारे में 10 साल से कहा जा रहा है कि उसका अंत हो गया है, जिसे कभी खत्म होती हुई पार्टी बताया गया, जिसके नेताओं पर सवाल उठे, जिसके संगठन को कमजोर कहा गया। आज वही कांग्रेस शायद कोई बिना जोखिम उठाए भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा लाभ लेने की स्थिति में पहुंच रही है। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा लाभ लेने की स्थिति में पहुंच रही है। कैसे? यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आपने इस सवाल का जवाब समझ लिया तो यकीन मानिए आपको केवल आज की राजनीति नहीं बल्कि 2029 और उसके बाद की राजनीति भी समझ आने लगेगी। देखिए, राजनीति केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। राजनीति धैर्य का खेल है, राजनीति समय का इंतजार करने का खेल है और राजनीति अपने विरोधी की गलती को अपने अवसर में बदल लेने की कला है। आज मुझे लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल यही कर रही है, क्योंकि इस समय देश में सबसे बड़ी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं चल रही है। सबसे बड़ी लड़ाई भाजपा और क्षेत्रीय दलों के बीच चल रही है और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। एक समय था जब आज के अधिकांश बड़े क्षेत्रीय नेता कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे। शरद पवार कांग्रेस से निकले, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस बनी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, असम, हरियाणा, आंध्रा, ओडिशा, महाराष्ट्र, बंगाल, लगभग हर बड़े राज्य में किसी न किसी दौर में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अलग हुआ और उसने अपनी अलग राजनीतिक दुकान खोल ली। यहीं से कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान शुरू हुआ। ध्यान से समझिए, ये नए वोट नहीं थे, ये यही वही वोट थे जो पहले कांग्रेस को मिलते थे। कहीं दलित वोट कांग्रेस से निकल गया तो कहीं पिछड़ा वोट निकल गया, कहीं किसान निकल गए तो कहीं मुसलमानों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस छोड़कर क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया, कहीं स्थानीय अस्मिता कांग्रेस से बड़ी हो गई। यानी कांग्रेस का घर बाहर से किसी ने नहीं तोड़ा, उसके अपने लोग ईंटें निकाल निकाल कर ले गए और अपने अपने घर बना लिए। यही कारण था कि जिस कांग्रेस का कभी देश के अधिकांश राज्यों में सीधा मुकाबला होता था वह धीरे धीरे कई राज्यों में तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। शतरंज की बिसात हर चाल के बाद बदलती है। हर भारतीय राजनीति की बिसात भी बदली। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव नहीं जीत रही थी, वह राजनीति की भाषा बदल रही थी। पहले चुनाव जाति के नाम पर लड़े जाते थे, फिर विकास सबसे बड़ा मुद्दा बना और धीरे धीरे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत नेतृत्व, ये सब चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गए। यहीं से क्षेत्रीय दलों की असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की ताकत क्या होती है? उनकी ताकत होती है एक जाति, एक क्षेत्र, एक भाषा, एक स्थानीय नेता या किसी राज्य की अलग पहचान। लेकिन जब पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होने लगे तो क्षेत्रीय दलों के पास अपने मतदाता को बांधे रखने के लिए बहुत कम जगह बचती है। यही कारण है कि आज कई क्षेत्रीय दल अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कहीं टूट है, कहीं बगावत, कहीं नेतृत्व संकट है, कहीं संगठन कमजोर पड़ रहा है और कहीं नेताओं की अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की चिंता सता रही है। यहीं से कांग्रेस की किस्मत बदलती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर किसी राज्य में कोई क्षेत्रीय दल कमजोर होता है तो उसका पूरा वोट क्या भाजपा को चला जाएगा? नहीं। राजनीति कभी इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ वोट भाजपा के पास जाएंगे, कुछ वोट बिखर जाएंगे, लेकिन जो मतदाता किसी भी हालत में भाजपा के साथ नहीं जाना चाहता वह जाएगा कहां? यही वह खाली जगह है जिसे कांग्रेस भरना चाहती है। यही कारण है कि मैं कहता हूं आज भाजपा जिस लड़ाई को अपने सबसे बड़ी जीत मान रही है, हो सकता है इतिहास उसी लड़ाई को कांग्रेस की सबसे बड़ी वापसी का रास्ता लिख दे।
और अगर मेरी यह बात आपको अतिशयोक्ति लग रही है तो आइए पिछले 30 साल की राजनीति की बिसात उठाकर देखते हैं। कौन सी चाल किसने चली, कौन जीता, कौन हारा और सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे मिला। एक दिलचस्प बात बताता हूं। शतरंज में अगर किसी खिलाड़ी के 2 हाथी और 1 ऊंट और 1 घोड़ा लगातार मारे जा रहे हो तो सामने वाला खिलाड़ी खुश होता है। लेकिन अगर वही खिलाड़ी यह भूल जाए कि उसकी रानी धीरे धीरे बोर्ड के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो पूरी बाजी पलट जाती है। मुझे लगता है भारतीय राजनीति में आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में पूरी राजनीति भाजपा बनाम कांग्रेस के रूप में दिखाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा चोट अगर किसी को लगी तो वे थे क्षेत्रीय दल। और अगर यह बात केवल चुनावी नतीजों से नहीं बल्कि राजनीतिक घटनाओं से भी समझी जा सकती है। जरा याद कीजिए 1990 के दशक से लेकर 2014 तक का दौर, वह गठबंधन राजनीति का गोल्डन पीरियड था। दिल्ली में सरकारें बनती थी, लेकिन उनकी सांसें अक्सर राज्यों में बैठे क्षेत्रीय नेताओं के हाथों में होती थी। कभी कोई सरकार डीएमके के सहारे चलती थी, कभी तृणमूल के सहारे, कभी समाजवादी, कभी बहुजन पार्टी, कभी एनसीपी, कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू, कभी बीजू जनता दल। यानी राष्ट्रीय राजनीति की चाबी क्षेत्रीय दलों के हाथ में थी। उस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या भाजपा नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके अपने टूटे हुए परिवार थे। क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी उसी राज्यों में उसके पुराने नेता उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी हो गए। महाराष्ट्र में शरद पवार, पश्चिम बंगाल में ममता, आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी। असल में अलग राजनीतिक ध्रुव, हर जगह कांग्रेस का अपना ही बनाया हुआ नेतृत्व उसके सामने खड़ा था। और सबसे बड़ी बात, इन नेताओं ने भाजपा का वोट नहीं काटा था, इन नेताओं ने कांग्रेस का वोट काटा था। यही कारण था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय वोट बैंक लगातार सिकुड़ता चला गया। लेकिन 2014 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। भाजपा ने चुनाव को केवल राज्य का चुनाव नहीं रहने दिया, उसे राष्ट्रीय नेतृत्व का जनमत संग्रह बना दिया। हर बार चुनाव में एक सवाल पूछा जाने लगा, मोदी या कौन। यहीं से क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि वे अपने राज्य में लोकप्रिय हो सकते थे, लेकिन पूरे देश के नैरेटिव को बदलने की ताकत उनके पास नहीं थी। और राजनीति में जब नैरेटिव बदल जाता है तो धीरे धीरे समीकरण भी बदल जाते हैं। यही वजह है कि आज कई क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी ताकत अलग अलग होती है। राष्ट्रीय दल चुनाव हार सकता है, लेकिन उसका संगठन जीवित रहता है, उसकी विचारधारा जीवित रहती है, उसके कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अधिकांश क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी ताकत सत्ता होती है। जब तक सत्ता है तब तक विधायक भी है, सांसद भी हैं, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है। लेकिन जैसे ही सत्ता जाती है वैसे ही सबसे पहले नेताओं के फोन आने शुरू हो जाते हैं। कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किससे मिलेगा, कौन अगला चुनाव कहां से लड़ेगा, कौन अगला चुनाव कहां से लड़ेगा, यही चर्चा शुरू हो जाती है। भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। 1977 के बाद, 1989 के बाद, 1999 के बाद और फिर कई राज्यों में अलग अलग समय पर। जैसे ही किसी दल को लगा कि उसका भविष्य खतरे में है, वैसे ही बड़े नेता नई राजनीतिक छत तलाशने लगते हैं। यही राजनीति का स्वभाव है। नेता विचारधारा से पहले अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करता है। अब महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, एक समय था जब शरद पवार को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रणनीतिकार समझा जाता था। 1999 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। तब ऐसा लगा कि कांग्रेस की कमर टूट गई है, और सच भी यही था। कई इलाकों में कांग्रेस का परंपरागत आधार एनसीपी के साथ चला गया, लेकिन राजनीति का पहिया हमेशा एक दिशा में नहीं घूमता। आज जब महाराष्ट्र में शिवसेना 2 हिस्सों में बंटी, एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंटी, तो सबसे बड़ा सवाल फिर से वही खड़ा हो गया कि अगर भविष्य में इन क्षेत्रीय दलों की ताकत और घटती है तो उनका मूल वोट कहां जाएगा। यहां कांग्रेस चुपचाप अपनी अगली चाल देख रही है, क्योंकि भाजपा के साथ जाने वाले मतदाता तो पहले ही जा चुके हैं। लेकिन जो मतदाता भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहते हैं उसे अंततः किसी बड़े राष्ट्रीय विकल्प की तलाश होगी, और कांग्रेस मानकर चल रही है कि वह विकल्प वही बन सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस आज उतनी बेचैन दिखाई नहीं देती जितनी 10 साल पहले दिखाई देती थी। उसे लगता है कि समय उसके पक्ष में भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह केवल महाराष्ट्र की कहानी है तो नहीं, असली शतरंज की सबसे दिलचस्प बाजी तो पश्चिम बंगाल में बिछी हुई है। वहीं से समझ आएगा कि कांग्रेस आखिर क्यों इतनी धैर्य से पूरी राजनीति को देख रही है। पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति की वह धरती जहां पिछले 50 वर्षों में शायद ही कोई चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर लड़ा गया हो। कभी वामपंथ बनाम कांग्रेस, फिर ममता बनाम वामपंथ, और जब भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस, यानी बंगाल की राजनीति हमेशा किसी बड़े टकराव के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। हाल के घटनाक्रम ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर गंभीर राजनीतिक उथल पुथल की चर्चा तेज कर दी। विद्रोह,
नेतृत्व पर सवाल, संगठन के भीतर खींचतान और राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता, इन सब ने बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यहीं से कांग्रेस की राजनीति को समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, कांग्रेस बंगाल में इस समय सबसे बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन राजनीति केवल आज की ताकत से नहीं चलती, राजनीति कल की संभावनाओं पर भी चलती है और कांग्रेस की पूरी रणनीति शायद इसी संभावना पर टिकी हुई है। अगर तृणमूल कांग्रेस अपने संकट से मजबूती से निकल आती है तो कांग्रेस उसके साथ मिलकर भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर टीएमसी लगातार कमजोर होती है तो भाजपा विरोधी मतदाताओं का एक हिस्सा नए ठिकाने की तलाश करेगा और कांग्रेस को उम्मीद है कि वह उस जगह को भर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस न तो टीएमसी के साथ पूरी तरह टकराव का रास्ता चुनती है और न ही पूरी तरह उसके पीछे चलती है, वह अपने लिए अलग राजनीतिक जमीन भी बचा कर रखती है। यही शतरंज है, हर मोहरे को बचाते हुए राजा की सुरक्षा भी और अगली चाल की तैयारी भी। अब यूपी की तरफ आइए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता आज भी काफी हद तक यूपी से होकर गुजरता है। यहां आपके पूरे तर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आज यूपी में भाजपा के सामने सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी और रणनीति दोनों अलग है। कांग्रेस केवल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं देख रही है, वह 2029 का लोकसभा चुनाव भी देख रही है। यही कारण है कि जब कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो कांग्रेस कोशिश करती है कि राष्ट्रीय बहस का केंद्र वही बने। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया है, उसका मूल तर्क यही है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि कोई क्षेत्रीय दल इतना मजबूत हो कि भविष्य में वो पूरे विपक्ष का चेहरा बन बैठे, क्योंकि अगर राष्ट्रीय विपक्ष का चेहरा कोई क्षेत्रीय नेता बन गया तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। यही वजह है कि कई बार इंडिया गठबंधन के मंच पर एक साथ खड़े दिखने वाले दल जमीन पर एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी बने रहते हैं। यही भारतीय गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मंच एक लेकिन मंजिल अलग अलग, तस्वीर एक लेकिन मंशाएं अलग अलग। यही कांग्रेस की राजनीति सबसे दिलचस्प हो जाती है। वह गठबंधन भी चाहती है, लेकिन गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी भी वही रहना चाहती है। वह सहयोग भी चाहती है, लेकिन नेतृत्व भी अपने हाथ में रखना चाहती है। और सच कहें तो लगभग हर राष्ट्रीय पार्टी यही चाहती है। अब जरा पूरे देश का नक्शा अपने सामने रखिए। महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर राज्य की कहानी अलग है, लेकिन एक सवाल हर जगह समान है। अगर आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय दल लगातार कमजोर होते हैं तो भाजपा के सामने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा विपक्ष कौन बचेगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस अपने पक्ष में देख रही है और शायद इसी कारण वह कई बार जल्दबाजी में कोई चाल चलने की बजाय समय को अपने लिए काम करने दे रही है। लेकिन क्या भाजपा यह सब नहीं समझती? बिल्कुल समझती है और शायद इसी वजह से उसकी अगली राजनीतिक तैयारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। अब बात उस मुद्दे की जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है, परिसीमन, महिला आरक्षण और नई लोकसभा की राजनीतिक बिसात। सोचिए, अगर शतरंज की बिसात ही बड़ी कर दी जाए, अगर अचानक खेल 64 खाने से बढ़कर 100 खानों पर पहुंच जाए, तो क्या केवल पुरानी खिलाड़ी ही जीतेंगे? नहीं, पूरा खेल बदल जाएगा। भारतीय राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। लोकसभा सीटों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया भी उसी बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यदि भविष्य में परिसीमन लागू होता है और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती है तो केवल संसद का आकार नहीं बदलेगा, बल्कि चुनाव लड़ने का पूरा गणित बदल जाएगा। नई सीटें बनेंगी, नए चेहरे सामने आएंगे, पुराने राजनीतिक गढ़ टूटेंगे, नए सामाजिक और जातीय समीकरण बनेंगे और हर दल को अपना संगठन नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। यही राष्ट्रीय दलों को एक स्वाभाविक बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उनके पास पूरे देश में संगठन है, कार्यकर्ता है, संसाधन है और उम्मीदवारों की लंबी कतार है। लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने चुनौती कहीं बड़ी होगी। उन्हें ऐसे सीमित संगठन से कहीं ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। उन्हें नए चेहरे खोजने होंगे, नए इलाके पहचान बनानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने नेताओं को टूटने से भी बचाना होगा। याद रखिए, राजनीति में जब भी बड़ा बदलाव आता है तो सबसे पहले नेताओं की वफादारी की परीक्षा होती है। हर नेता अपने आप से केवल एक सवाल पूछता है, अगला चुनाव जीतने की सबसे ज्यादा संभावना कहां है? और अगर किसी नेता को लगता है कि उसकी वर्तमान पार्टी का भविष्य कमजोर पड़ रहा है तो भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है, वह नया राजनीतिक घर तलाशने में देर नहीं लगाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज की राजनीति को केवल आज के चश्मे से मत देखिए, आने वाले 5 साल की दिशा से देखिए। अब पूरी बिसात एक बार फिर सामने रखिए। अगर भाजपा लगातार मजबूत होती है तो उसका पहला और सबसे सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दलों से होगा। अगर क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ते हैं तो भाजपा विरोधी मतों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर लौट सकता है और अगर किसी राज्य में कोई क्षेत्रीय दल टिक भी जाता है
तो कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करके भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका बनाए रख सकती है। यानी कांग्रेस की राजनीति को देखें तो उसे लगभग हर स्थिति में अपने लिए अवसर दिखाई देता है। यही कारण है कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, आज की राजनीति में सबसे शांत खिलाड़ी शायद कांग्रेस है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस की जीत तय है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। उसे अपना संगठन फिर से मजबूत करना होगा, राज्यों में भरोसेमंद नेतृत्व तैयार करना होगा, युवाओं, महिलाओं और नए मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। उसे यह भी साबित करना होगा कि वह केवल भाजपा का विरोध करने वाली पार्टी नहीं बल्कि देश के सामने एक स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टि भी रखती है। उधर भाजपा के सामने भी आसान रास्ता नहीं है। सत्ता जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। उसे एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना होगा, नए राज्यों में विस्तार बनाए रखना होगा और अपने समर्थकों की अपेक्षाओं पर भी लगभग खरा उतरना पड़ेगा। यानी दोनों राष्ट्रीय दलों के सामने अपनी अपनी परीक्षा है, लेकिन अगर इस पूरी शतरंज में सबसे कठिन स्थिति किसी की है तो वह है क्षेत्रीय दलों की, क्योंकि उन्हें एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ भाजपा जो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार विस्तार कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो फिर से राष्ट्रीय विपक्ष की केंद्रीय ताकत बनने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरफ सत्ता का दबाव, दूसरी तरफ अस्तित्व का संकट। और इतिहास गवाह है, जब भी राष्ट्रीय राजनीति दो बड़े ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो सबसे ज्यादा दबाव बीच में खड़े दलों पर आता है। इसलिए आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल शायद यह नहीं होगा कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, बल्कि यह होगा कि क्या क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, और अगर नहीं बचा पाए तो उस खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा। यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है, आज जो शतरंज की बिसात बीत चुकी है उसकी हर चाल 2029 के लोकसभा चुनाव ही नहीं, उसके बाद की भारतीय राजनीति की दिशा भी तय करेगी। हो सकता है आज जो खिलाड़ी सबसे ताकतवर दिखाई दे रहा है कल वही बचाव की मुद्रा में हो, और हो सकता है जो आज सबसे शांत बैठा है वही आखिर चाल चलकर पूरी बाजी अपने नाम कर ले। क्योंकि राजनीति में जीत हमेशा सबसे ताकतवर खिलाड़ी की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो आखिरी चाल तक धैर्य रखता है, सही समय का इंतजार करता है, और जब पूरा बोर्ड उसकी तरफ देखने लगता है तभी अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके हमें यह बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि भारतीय राजनीति अब केवल भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के भविष्य की निर्णायक शतरंज बन चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।